सभी डीएलएड प्रशिक्षणार्थी और डीएलएड के मेरे प्यारे साथियों, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है क्योंकि कल फाउंडेशन पेपर 1 और पेपर 2 का हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आ गया था। यानी टोटल 8 क्वेश्चन में से फाउंडेशन पेपर 1 और पेपर 2 में 6 या 7 क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशन किए थे उन्हीं में से क्वेश्चन आया है। और ये जो जानकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और आप लोगों का इतना मैसेज आया कि पूरा व्हाट्सएप जो है अब हैंग करने लगा है। कोई बात नहीं, आप लोग अपना मैसेज के जरिए मुझे अपना प्यार अपना सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो आप बात करेंगे कल के एग्जाम पेपर को लेकर, फाउंडेशन पेपर 3 और फाउंडेशन पेपर 4। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हो, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और देखिए फाउंडेशन पेपर 3 और पेपर 4 का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो पहले आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिएगा और फिर इस वीडियो में हम आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है उनका आंसर बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप लोग का क्लास 1 घंटे में आप लोग का एक फुल क्लास हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको एग्जाम से पहले ये 1 घंटा वीडियो देख लेना है। मैक्सिमम अगर आप इसको रिपीटेड करके देखते हैं तो 2 घंटा अगर आप देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा, साथ ही आपकी तैयारी भी बहुत ज़्यादा हद तक हो जाएगी। क्योंकि सर इससे पहले आप लोग अपने से जो भी तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जो है सिर्फ 1 से 2 घंटा दीजिए इस वीडियो को तो पूरा आप लोगों को तैयारी बहुत हद तक आसान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाउंडेशन पेपर 4 डीएलएड एग्जाम महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका उत्तर, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका आंसर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है उनका सभी का आंसर देने की कोशिश करेंगे। एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो हम छोड़ दिए हैं, वो लोग आप लोग अपने से कर लीजिएगा। इसलिए जो लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, और इनमें से जितने भी हम कोशिश किया है आप लोग को कम से कम 10-11 क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आंसर बताएंगे। तो वीडियो को पूरा 1 घंटा देखिएगा। अगर आप 1 घंटा टाइम दे देते हैं तो आप अपनी तैयारी जो भी किया है अच्छी बात है, साथ ही ये भी आपका समझ बन जाएगा। और मेरे द्वारा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया था फाउंडेशन 1 और 2 में, वो सारा कुछ आपका क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोगों को जो है प्रैक्टिकल तौर पर आप लोगों को पता है। तो चलिए अब इसका आंसर बताते हैं। मेरे तरफ से जो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था वो है शैक्षिक तकनीकी का अर्थ और इसकी विशेषता। देखिए शैक्षिक तकनीकी, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले 2 चीज़ आप लोगों को जो है टिप्स देना चाहेंगे। पहला कि ये जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट है आपका, इसका नाम है शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं मूल्यांकन। मतलब हो गया कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या, हर चीज़ के लिए आपको टिप्स देता है। ठीक है, इसका टिप्स है कि आपको पहले जानना होगा क्या कि सबसे पहले स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट और टीचर, स्टूडेंट टीचर और आपका जितने भी मटेरियल्स है जो कि एजुकेशन में लगता है, जैसे कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, यानी तकनीक का जो इस्तेमाल किया गया स्कूल में, इस चीज़ को याद में रखिएगा। जितना भी आंसर होगा इसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, यानी इसका मापन मूल्यांकन जो होते हैं वो सारा चीज़ आपका इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब आपको आंसर बताते हैं। तो तकनीक का शाब्दिक अर्थ है शिल्प या ग्रीक भाषा के एक टेक्निकोज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक कला। तकनीकी कौशल स्किल एवं दक्षता से संबंधित है। आज से कुछ वर्ष पूर्व शैक्षिक तकनीकी का संबंध दृश्य श्रव्य साधन सामग्री तथा कक्षा में अध्ययन सामग्री से माना जाता था, किंतु शैक्षिक तकनीकी और दृश्य श्रव्य में कोई समानता नहीं है। शैक्षिक तकनीकी की शिक्षा शास्त्रियों एवं विद्वानों द्वारा परिभाषित किया गया है। देखिए यहाँ पे कुछ परिभाषा है, जान लीजिए कि शैक्षिक तकनीकी को प्रयोगात्मक एवं व्यावहारिक शिक्षण समस्याओं को समझने और सुलझाने के लिए अधिगम के विज्ञान का विस्तार से प्रयोग को माना है। ठीक है, प्रोफेसर GOM लीथ के अनुसार क्या है कि शैक्षिक तकनीकी का अर्थ है वैज्ञानिक ज्ञान की अधिगम की स्थिति में प्रयोग के माध्यम से शिक्षण और प्रशिक्षण की कुशलता में बढ़ोतरी करना और उसे प्रभाव युक्त बनाना। तीसरा याद रखिएगा SS कुलकर्णी जी का कि विज्ञान और तकनीकी के आविष्कारों एवं नियमों का शैक्षिक प्रक्रिया में प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। मतलब इसका हो गया कि शैक्षिक तकनीकी क्या है सर, कि जितने भी विज्ञान और तकनीकी का आविष्कार है उनका जब शिक्षा के प्रयोग में आप करेंगे तो यही है आपका शैक्षिक तकनीकी। चलिए आप इसका विशेषता बताते हैं। अगर आप शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी शिक्षा में अगर तकनीक और विज्ञान का प्रयोग करते हैं तो इसका विशेषता क्या होगा। पहला विशेषता पॉइंट नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। यह शैक्षिक तकनीकी शिक्षण को वैज्ञानिक, स्पष्ट, सुगम, रुचिकर और वस्तुनिष्ठ बनाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा, शैक्षिक तकनीकी वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग पर आधारित है। ठीक है, यानी जो भी शैक्षिक तकनीकी होगा वो पूरा का पूरा आपका साइंटिफिक नॉलेज के आधार पर होता है। तीसरा, शैक्षिक तकनीकी अंतःक्रिया विश्लेषण,
अभिक्रमित अध्ययन, सूक्ष्म शिक्षण और दृश्य श्रव्य सामग्री आदि की नई खोजों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी आपका माइक्रो टीचिंग, ऑडियो विजुअल एड्स, प्रोग्राम लर्निंग, ये सारी चीज़ें का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं नई खोजों के विकास में। शैक्षिक तकनीकी का अगला विशेषता है कि शैक्षिक तकनीकी में प्रभावी अधिगम के लिए विधियों एवं तकनीकों का विकास पर जोर दिया जाता है। यानी जब शैक्षिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो इसका जो है अधिगम यानी बच्चों को सिखाने के लिए जो है नई नई विधि और जो है तकनीक का यूज किया जाता है। अगला पॉइंट, शैक्षिक तकनीकी निरंतर तथा विकसित प्रणाली है। शैक्षिक तकनीक किस तरह का है? निरंतर, कंटिन्यूअसली और विकसित यानी डायनामिक प्रणाली है। शैक्षिक तकनीकी में भी अधिगम के परिणामों की जांच हेतु मापक यंत्रों की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। अगला विशेषता है, देखिए इतना सारा विशेषता बता रहा है, बस आपको ये विशेषता जो है पॉइंट कर लेना है, लेकिन इतना सारा आपको नहीं लिखना है। कम से कम 6-7 भी लिखिएगा ना तो आप याद करके तो काफ़ी है, तो इसलिए हम ज़्यादा करके बता रहे हैं ताकि आपको इनमें से कोई भी 6-7 आपको लिखना है। शैक्षिक तकनीकी में मनोविज्ञान, विज्ञान, तकनीकी, कला, प्रणाली, दृश्य श्रव्य सामग्री और मशीनों का प्रयोग सम्मिलित है। ये पॉइंट नहीं भूलिएगा, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि शैक्षिक तकनीकी में किसका इसका प्रयोग किया जाता है सर? पहला साइकोलॉजी का, साइंस का, आर्ट्स का, सिस्टम का, ऑडियो विजुअल एड्स का और मशीनों का प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी वातावरण पर नियंत्रण करके अधिगम यानी लर्निंग को प्रोत्साहन देती है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षार्थियों और अध्यापकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाता है। अगला लास्ट पॉइंट कि शैक्षिक तकनीकी में शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिगम की स्थितियों की व्यवस्था करना भी सम्मिलित है। तो निष्कर्ष ये है कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षा का वह नया क्षेत्र है जिसका संबंध यानी प्रोसेस, लागत तथा उत्पादन से होता है। चलिए, ये हो गया शैक्षिक तकनीकी की विशेषता। अब बात करेंगे शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र और इसका लाभ और आवश्यकता। देखिए, शैक्षिक तकनीकी की जो विषय वस्तु यानी इसका क्षेत्र क्या है, तो क्षेत्र देखिए क्या लिखा हुआ है कि डेविस और रॉबर्ट ग्लेसर ने शिक्षण तकनीकी की पाठ्य पुस्तक को निम्नलिखित के 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में इसका क्षेत्र को बांटा है? 4 भागों में। पहला क्षेत्र या फिर विषय वस्तु वो है शिक्षण का मार्गदर्शन। इस विषय के अंतर्गत, याद रखिएगा इसको, ठीक है, इस विषय के अंतर्गत वह सामग्री आती है जिससे शिक्षक को यह बताया जाता है कि कक्षा के अंदर किस प्रकार से सीखने के लिए छात्रों में प्रेरणा उत्पन्न की जाए और कैसे उनकी रुचि, ठीक है, को शिक्षण के प्रति पूरे घंटे बनाए रखे जा सके। अगला देखिए इसका क्षेत्र है शिक्षण का नियोजन, यानी कहाँ कहाँ पे इसका यूज करना है हमें। शिक्षण का नियोजन, इसके अंदर क्या होगा कि शिक्षण पाठ्य वस्तु का विश्लेषण होगा, शिक्षण बिंदु खोजना होगा, उद्देश्यों को पहचानना तथा उन्हें उपयुक्त विधि से लिखना सम्मिलित है। अगला इसका क्षेत्र है शिक्षण का नियंत्रण। इसमें क्या होगा कि शिक्षण तकनीकी का यह वर्ग यह दिखाता है कि सीखने के उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया जा सकता है। अगला है कि शिक्षण की व्यवस्था। आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा ना तो बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद है शिक्षण का नियंत्रण, शिक्षण तकनीकी का शिक्षण की व्यवस्था। इसके अंतर्गत शिक्षण विधियाँ तथा युक्तियाँ एवं प्रावधानियों तथा शिक्षण सहायक सामग्री के चयन तथा प्रयोग से संबंधित सामग्री आती है। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको और भी ये सब भी समझ में आ जाएगा। इसको एक बार और रिपीट करके 2 घंटे देख लीजिएगा, 1 घंटा अभी और 1 घंटा बाद में। अगला देख लीजिए कि शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र, तो आपको यहाँ पे पाठ्य वस्तु बता दिए और उसका क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ तक देखिए, यहाँ पे आप लोग क्षेत्र हम यूज किए, ये आपका पाठ्य विषय वस्तु है कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। लेकिन ये चीज़ आप लोग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है विषय वस्तु, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्षेत्र, इसको याद रखिएगा आप लोग। हमारा इससे अभिप्राय है कि शैक्षिक तकनीकी विषय में शामिल किए जाने वाले सामग्री का निर्धारण तथा शैक्षिक तकनीकी कार्य क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण, यानी शैक्षिक तकनीकी का यूज कहाँ कहाँ तक होता है। ठीक है, तो चलिए पहला देख लेते हैं कि शैक्षिक तकनीकी तथा शिक्षक प्रशिक्षण या शिक्षक प्रशिक्षण में मुख्य भूमिका अदा करती है। ये प्रणाली उपागम यानी सिस्टम अप्रोच, शिक्षण व्यवहार, कक्षा अंतक्रिया, शिक्षक का व्यवहार, प्रतिमान, सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण अभ्यास प्रतिमानों की रचना आदि में सहायता कर सकती है। ठीक है, तो शैक्षिक तकनीक का पहला क्षेत्र है कि शिक्षक प्रशिक्षण, यानी जो आप टीचिंग, जैसे आप ही मान लीजिए कि टीचर्स ट्रेनिंग लेकर आए हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है काम इसका क्षेत्र है। अगला पॉइंट क्षेत्र इसका दूसरा क्षेत्र है कि शैक्षिक लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों का निर्धारण। क्या होगा कि जब आप शैक्षिक, इसको आपको सिर्फ पॉइंट समझा रहे हैं, ठीक है, बाकी चीज़ आपको जो है देख लीजिए, थोड़ा सा पॉज करके क्या लिखा हुआ है कि शैक्षिक लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का निर्धारण।
तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर पॉइंट कि शैक्षिक लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों का निर्धारण। इसके बारे में आपको समझा रहे थे कि शिक्षण तकनीकी का दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरा क्षेत्र है, उसका दूसरा जो क्षेत्र है वो है आपका कि शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करना और उसका उद्देश्यों का निर्धारण करना, और इसके लिए जो है शैक्षणिक तकनीक का बहुत जो है ये जरूरी है। अगला देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण। शिक्षा शास्त्री डॉक्टर एस कुलकर्णी के मत अनुसार शैक्षिक तकनीकी कार्य क्षेत्र है शिक्षण अधिगम का विश्लेषण करना। इस प्रणाली में अदा से लेकर यानी इनपुट से लेकर आउटपुट तक सभी कार्य तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। यानी शिक्षण अधिगम में शैक्षणिक तकनीक का क्या उपयोग है कि उसका इनपुट से लेकर आउटपुट तक सभी चीज़ों को जो है देखा जाता है और सभी तत्व शामिल रहते हैं। अगला पॉइंट है प्रणाली उपागम का उपयोग। जो भी प्रणाली होते हैं उसका उपयोग करना सिखाते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न उप प्रणालियों के मूल्यांकन हेतु सहायक हो सकती है। ये उप प्रणालियाँ कक्षा में अथवा कक्षा के बाहर किंतु विद्यालय वातावरण में ही होती है। इनके तत्वों और उनकी कार्य प्रणाली के अध्ययन में शैक्षिक तकनीकी प्रमुख भूमिका निभा सकती है। अगला पॉइंट देखिए सामान्य व्यवस्था परीक्षण और अनुदेशन का प्रयोग। देखिए शैक्षिक तकनीकी का अगला क्षेत्र है सामान्य व्यवस्था परीक्षण और अनुदेशन में प्रयोग। शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग सामान्य अवस्था परीक्षण और अनुदेशन के कार्य क्षेत्र में किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इतना सारा आपको पॉइंट नहीं, कुछ 5-6 पॉइंट याद रखना है, बाकी चीज़ आप लोग सिर्फ पॉइंट को नोट कीजिए, सब चीज़ लिखना जो बाद में लिखा हुआ, जो हाईलाइट कलर में लिखा हुआ है ना उसी को बस लिखिए आप लोग। ठीक है, कॉपी में सामान्य अवस्था व्यवस्था परीक्षण और अनुदेशन में प्रयोग। शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग सामान्य अवस्था परीक्षण और अनुदेशन के कार्य क्षेत्र में किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हो गया व्यू रचनाओं तथा युक्तियों का चुनाव, पृष्ठ पोषण में सहायक यंत्रों एवं जनसंपर्क माध्यमों का उचित प्रयोग। तो ये आप लोग थोड़ा सा पॉज करके इसको देख लीजिए, ये जो है इसका क्षेत्र है। अब इसकी आवश्यकता और लाभ क्या है। ठीक है, सब कुछ करवा रहे हैं ताकि शिक्षण तकनीकी से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आएगा आपको इन्हीं में से आएगा, इतना आप लोग बता दिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से जो है मतलब बहुत कोशिश करते हैं कि आप लोग ऐसा क्वेश्चन दे, ऐसा आंसर दे कि आप लोग काम आए। अगला देखिए शिक्षण तकनीकी की आवश्यकता एवं लाभ। तो आवश्यकता लाभ ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे, उसका लाभ देख लेते हैं। शिक्षण तकनीकी शिक्षण अधिगम को छात्र प्रधान प्रक्रिया बनाती है। क्या करता है सर, छात्र प्रधान, यानी छात्रों को जो है पूरा टारगेट करते हैं, छात्रों को कैसे सिखाया जा सके, छात्रों के लिए कैसे उपयोगी है, ये इसका पहला जो है लाभ है। दूसरा, शिक्षण तकनीकी द्वारा सृजनात्मक छात्र बनाए जा सकते हैं। तीसरा, शिक्षण तकनीकी शिक्षक को उचित शिक्षण नीतियाँ, शिक्षण विधियाँ और शिक्षण युक्तियाँ अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, शिक्षण तकनीक क्या करता है, शिक्षक को उचित शिक्षण नीतियाँ, शिक्षण विधियाँ और शिक्षण युक्तियाँ अपनाने के लिए प्रेरित करती है। अगला, शिक्षण में विभिन्न उपागमों के माध्यम से शिक्षण कौशल विकसित किए जा सकते हैं। अगला, शिक्षण तकनीकी से शिक्षक कक्षा में एक व्यवस्थापक के रूप में कार्य करता है। अगला, शिक्षण का एक क्रिया के रूप में एक अध्ययन किया जा सकता है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के चर होते हैं। अगला देख लेते हैं, शिक्षण तकनीकी ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक तथा प्रयोगात्मक पक्षों के अध्ययन में सहायता देती है। अगला देख लेते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को उन्नतिशील बनाने के लिए शिक्षण तकनीकी के माध्यम से सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग किया जाता है। शिक्षण तकनीकी हमें नवीन तथा अधिक उपादाय एवं सुगठित शिक्षण सिद्धांतों तथा शिक्षण प्रतिमानों के निर्माण हेतु प्रेरित करती है। अगला पॉइंट, शिक्षण तकनीकी के माध्यम से शिक्षण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। शिक्षण तकनीकी के माध्यम से शिक्षण के दो प्रमुख तथ्य पाठ्यपुस्तकों तथा कक्षा संप्रेषण में उपयुक्त संबंध स्थापित किया जाता है। अगला, शिक्षण तकनीकी शिक्षण को अधिक व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक विषय बनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। ये सारा आपको इसका लाभ बता दिया हम। ठीक है, इसी तरह से चलिए अब दिखाते हैं आपको इसका शैक्षणिक तकनीकी के प्रकार को भी बता देते हैं, हो सकता है कि अगर आ जाए तो देखिए शैक्षिक तकनीकी के 4 प्रकार है। क्या क्या प्रकार है, पहला प्रकार है शिक्षण तकनीकी। तो इसमें शिक्षा शास्त्री स्किनर के अनुसार शिक्षण तकनीकी अध्यापक की प्रभावशालीता को बढ़ाने वाला शास्त्र है और शिक्षण प्रणाली को अधिक समृद्ध बनाता है। ये आपको इसका है शिक्षण तकनीकी पहला उद्देश्य है। दूसरा यहाँ पे इसका जो है कुछ यहाँ पे शिक्षण तकनीकी बांटा गया है, इसको इस पॉइंट को बस आपको जो है जान लेना है। तो शिक्षण तकनीकी ये तो पहला आपका भी हो गया, पार्ट हो गया, और पार्ट के अंतर्गत ये 4 पॉइंट।
पहला कि शिक्षण का नियोजन करना, दूसरा शिक्षण की व्यवस्था करना, तीसरा मार्गदर्शन प्रदान करना और चौथा शिक्षक का नियंत्रण होना। ये 4 पॉइंट जो है शिक्षण तकनीकी का मेन का ये है उद्देश्य है, ठीक है, इसका विशेषता है, सॉरी प्रकार के जो बता रहे हैं उसकी विशेषता है इसका शिक्षण तकनीकी का। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, वो है अनुदेशन तकनीकी। अनुदेशन तकनीकी का मतलब हो गया, अनुदेशन का शाब्दिक अर्थ है सूचनाएं देना। अनुदेशन का मतलब हो गया सूचना प्रदान करना, ठीक है। मानव अधिकांश अनुदेशन से ही अधिगम करता है, अतः सभी क्रियाएं जो सीखने में सुविधा देती है वह अनुदेशन कहलाती है। इसमें यह जरूरी नहीं कि वे सभी क्रियाएं अध्यापक और शिष्य के बीच अंत क्रिया हो। इसके अतिरिक्त जो विधियां और प्रविधियां अपने माध्यम से उद्देश्यों की प्राप्ति करती है वे अनुदेशन तकनीकी कहलाती है। और इसी तरह से अनुदेशन के देखिए क्या क्या होता है कि अनुदेशन में सूचनाएं दिया जाता है, उसके बाद अनुदेशन की सहायता से कक्षा में शिक्षार्थियों को पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। अनुदेशन में किसी भी पाठ्य विषय को छोटे छोटे तत्वों में विभाजित किया जा सकता है। ये सारा पॉइंट आपको समझ लेना है और इसको जान लेना है, ठीक है। अगला पॉइंट है जो है उसका प्रकार शिक्षण तकनीकी का, वह है व्यवहार तकनीकी। इससे हमारा अभिप्राय क्या है कि अधिगम में यानी सीखने में व्यवहार की प्रकृति तथा स्वरूप का अध्ययन कराना। इस तकनीकी के माध्यम से ये स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षार्थियों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन किस तरह लाया जा सकता है और अध्यापकों के कक्षा संबंधी व्यवहारों में कैसे सुधार हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका व्यवहार तकनीकी हो गया। अगला है लास्ट अनुदेशन प्रारूप। इसका मतलब क्या हो गया कि अनुदेशन के प्रारूप से अभिप्राय है आधुनिक कौशल और प्राविधियों का प्रशिक्षण की आवश्यकता हेतु तो प्रयोग करना। यानी जितने भी आधुनिक कौशल दिया गया है उनका जो विधि है इन सभी का शिक्षा और प्रशिक्षण की जो आवश्यकता है उसमें प्रयोग करना ही अनुदेशन प्रारूप है। इसमें आपका इनपुट आउटपुट और प्रोसेस चलता है, जैसे कंप्यूटर में होता है इनपुट आउटपुट और प्रोसेस, इसमें तीनों चीज़ लागू रहता है। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन मेरी तरफ से जो था वो था सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग, ठीक है। और आप लोग एक माइक्रो टीचिंग उसके बाद और भी है पाठ योजना लेसन प्लान, ये सब तैयार करके जाइएगा। हो सकता है कि इससे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक है। यूनिट मेथड भी आता है कभी कभी। तो इस क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना आपका वो जो मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये शिक्षा और टेक्नोलॉजी और स्टूडेंट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला, सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का पहला थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको इसका इतिहास बताते हैं, फिर आपको यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नवीन नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया है। इसका विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया, जो कि सन 1961 में एचिसस, बूस तथा एलन ने सर्वप्रथम नियंत्रित रूप में संकुचित अध्ययन अभ्यासक्रम आरंभ किए। ये थोड़ा सा इसका इतिहास है। अब इसके ज़्यादा आप लोग अपने से देख लीजिएगा, बाकी यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो आपको हम जानकारी देंगे कि सूक्ष्म शिक्षण की क्या है सर, इसकी परिभाषा क्या है। देखिए सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रयोगशालीय वैश्लेषिक विधि है, जिसके माध्यम से छात्र अध्यापकों में शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं। एलन ने इसकी परिभाषा निम्न प्रकार से की है। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित एक संप्रदाय है जिसका प्रयोग सेवारत एवं सेवापूर्व स्थितियों में शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों को शिक्षण के अभ्यास के लिए एक ऐसी योजना प्रस्तुत करता है जो कक्षा की सामान्य जटिलता को कम कर देता है और जिसमें शिक्षक बहुत बड़ी मात्रा में अपने शिक्षण व्यवहार के लिए प्रतिपुष्टि करता है। ये आप लोग को पॉइंट याद रखना है। लास्ट एक जो है जो मनोवैज्ञानिक जो भी है इसका नाम याद रख लीजिएगा, DW एलन। इसने क्या कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण सरलीकरण शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। अब देखिए माइक्रो टीचिंग का सिद्धांत क्या है और इसका शिक्षण चक्र क्या है, प्रक्रिया क्या है। देखिए माइक्रो टीचिंग का सिद्धांत, तो इसमें शिक्षण का जो है मूलभूत सिद्धांत क्या क्या बताया गया है, 5 पॉइंट। पहला कि सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण कैसा है सर, तो वास्तविक शिक्षण है। दूसरा, किंतु इस प्रकार के शिक्षण में साधारण कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। तीसरा, एक समय में किसी भी एक विशेष कार्य एवं कौशल के प्रशिक्षण पर ही जोर दिया जाता है। चौथा, अभ्यासक्रम की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है। पांचवा, परिणाम संबंधी साधारण ज्ञान एवं प्रतिपुष्टि के प्रभाव की परिधि विकसित होती है। ठीक है, अब बात करेंगे इसका शैक्षिक प्रक्रिया, इसमें क्या क्या चीज़ रहता है। आपको माइक्रो टीचिंग का एक फॉर्मेट भी दिखाएंगे, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा।
सूक्ष्म शिक्षण व्यवस्था शैक्षिक प्रक्रिया, इसमें क्या देखिए, शिक्षक छात्र अध्यापकों को सूक्ष्म शिक्षण के विषय में सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है। इसे प्रस्तावना पद भी कहते हैं। यानी पहले सबसे पहले जो माइक्रो टीचिंग का क्या रहेगा, वह है प्रस्तावना पद। शिक्षक छात्र अध्यापकों को शिक्षण कौशल जिसका विकास करना है के विषय में विशद रूप से बताता है और इसके पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक आधारों की विवेचना करता है। अगला, शिक्षक छात्र अध्यापकों के समक्ष सूक्ष्म शिक्षण विधि पर आधारित आदर्श पाठ प्रस्तुत करता है। ये आपका इसका क्या हो गया, ये प्रक्रिया हो गया। शिक्षक और छात्र अध्यापक मिलकर दिए गए आदर्श पाठ का विश्लेषण कर इसकी कमियां और विशेषताओं पर विचार विमर्श करते हैं। अगला, शिक्षक कक्षा अध्यापकों को सूक्ष्म पाठ योजना बनाने के लिए समय देता है और आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत रूप में इनकी सहायता करता है। कक्षा अध्यापक निर्देश अनुसार 5 से 15 मिनट तक सूक्ष्म पाठ पढ़ाता है। इस पाठ की रिकॉर्डिंग टेप रिकॉर्डर के माध्यम से की जाती है। इसे शिक्षण पद कहा जाता है। कक्षा अध्यापक सूक्ष्म पाठ पढ़ाने के पश्चात शिक्षक के साथ अपने पढ़ाए गए पाठ पर विस्तृत रूप से चर्चा करता है। इस समय छात्र अध्यापक के अध्ययन कौशल की कमियां, अच्छाइयां, अच्छा और बुरे दोनों प्रकार के बिंदु पर वार्तालाप किया जाता है और छात्र अध्यापक को पुनः पाठ करने के लिए सुझाव दिया जाता है, जिसे आलोचना मूल्यांकन पद कहते हैं। ये सारा पद जो है आपको याद रखना है, ठीक है, आलोचना मूल्यांकन पद। अगला है कि आलोचना पद के पश्चात छात्र अध्यापक अपनी पाठ योजना में दिए गए सुझाव के अनुसार परिवर्तन करता है और पुनः पढ़ाने के लिए इसमें आवश्यक संशोधन करता है। इसे पुनः पाठ योजना निर्माण पद कहा जाता है। ये सारा चीज़ आप लोग याद रखना है। आप देखिए इसका जो है जो जितना सारा आपको यहाँ पे पद बताए उसका देखिए यहाँ पे इस तरह से है। इसका एक मान लीजिए कि एक जो है डायग्राम है कि पहले देखिए कि प्रशिक्षण अध्यापक के क्या क्या प्रस्तावना क्रम, शिक्षण कौशल का विकास, आदर्श पाठ शिक्षण आलोचन, फिर यहाँ से चला जाएगा आपका सूक्ष्म शिक्षण पाठ, फिर आपका 5-6 नंबर पॉइंट में सूक्ष्म शिक्षण, वास्तविक शिक्षा, आलोचना विचार विमर्श, पुनः पाठ निर्माण क्रम, पुनः शिक्षण क्रम और पुनः आलोचना क्रम। ये 10 पॉइंट आपको सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया का याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इसका लाभ क्या है सर, सूक्ष्म शिक्षा माइक्रो टीचिंग का आप लाभ क्या बताएंगे, तो देखिए इसका 10 लाभ बताएंगे, इनमें से कोई भी 5-6 आप लाभ लिखिएगा। देखिए माइक्रो टीचिंग का जो भी लाभ है इनमें से पहला लाभ है कि सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग से शिक्षण प्रक्रिया सरल होती है। छात्र अध्यापक क्रमशः, छात्र अध्यापक कौन हो गया सर, जैसा आप अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं तो इसको छात्र अध्यापक बोला जाता है। तो छात्र अध्यापक क्रमशः अपनी योग्यता अनुसार शिक्षण कौशलों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें विकसित करता है और सीखने का प्रयत्न करता है। अगला, प्रतिपुष्टि संपूर्ण तथा सभी दृष्टिकोणों को अंगीकार करती है। अगला, छात्र अध्यापक की वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है। अगला, मूल्यांकन में छात्र अध्यापक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार होता है और मूल्यांकन चरण में ही उसे सक्रिय रखा जाता है। अगला, निरीक्षक छात्र अध्यापक के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। अगला, यह कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है। अगला, यह विधि छात्र अध्यापकों में आत्मविश्वास जगाता है। अगला, यह शिक्षण विधि छात्र अध्यापकों को कम समय में अधिक सिखाती है। और लास्ट, इस विधि के माध्यम से छात्र अध्यापक को विद्यालय में सीधा पढ़ाए जाने की अपेक्षा छोटी कक्षा, कम मात्रा तथा कम छात्र तथा छोटी पाठ्य योजना से अध्यापन का सिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक प्रौद्योगिकी का सीमाएं, सूक्ष्म शिक्षण की सीमाएं क्या क्या है। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण की कुछ सीमाएं याद रख लीजिएगा। यह सीमा से ज़्यादा नियंत्रित संकुचित शिक्षण की ओर ले जाती है। यह शिक्षण को कक्षागत शिक्षण से दूर ले जाती है। एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का विकास करती है, फलस्वरूप बाद में उनमें एकीकरण करना कठिन होने लगता है। इसमें कम अधिक समय लगता है। इसमें प्रतिपुष्टि एकदम छात्र अध्यापक को मिलना मुश्किल होता है। छात्र अध्यापक को शिक्षण कौशल दक्षता प्राप्त करने के लिए उचित प्रेरणा का अभाव रहता है। यह शिक्षण डायग्नोस्टिक तथा रेमेडियल और पर ध्यान नहीं देता, ठीक है। तो ये सब आप लोग सीमा याद रखना है। चलिए आप मेन क्वेश्चन एक और इम्पॉर्टेंट मेरी तरफ से, वो है कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है और इसकी सीमा क्या क्या है, ये आपको जान लेना है। इस बार के लिए मेरी तरफ से इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कंप्यूटर का प्रयोग, माइक्रो कंप्यूटर आने से कंप्यूटर का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया है, जिसका प्रयोग दूरस्थ शिक्षा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर का उपयोग हम शिक्षण माध्यम, अधिगम उपकरण तथा शैक्षिक व्यवस्था के रूप में कर सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग जो है निम्न क्षेत्रों में बांटा जा सकता है।
पहला, अनुदेशात्मक स्थिति। इसमें क्या होता है, इसमें वैयक्तिक कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें छापने के लिए। दूसरा, विद्यार्थियों के ज्ञान की पूर्व परीक्षा में। तीसरा, परीक्षण आंकड़ों आदि को एकत्रित करना। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसमें सामग्री में परिवर्तन और उसका आदान प्रदान किया जाता है। पांचवा, विद्यार्थियों की प्रगति पर नज़र रखना। अगला, कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जिसमें विभिन्न लेखकों और अन्य व्यावसायिक व्यक्तियों से संचार व्यवस्था स्थापित की जाती है। चौथा, कोर्स विकास के लिए, इसका अनुदेशनात्मक स्थिति कंप्यूटर का। अगला प्रयोग कंप्यूटर का हुआ है प्रशासनात्मक प्रयोग। इसमें क्या होता है, इसमें विद्यार्थियों से संबंधित रिकॉर्ड रखने के लिए, विद्यार्थियों से शुल्क आदि लेने में, सामान तथा अन्य सामग्री के उत्पादन संबंधी रजिस्टर को नियंत्रित करने में, धन पर नियंत्रण रखने और बजट बनाने में, आंकड़ों को जमा कर रखने और परीक्षण अंकों को डाक द्वारा भेजने के लिए। आप देखिए प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार है, तो प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को यहाँ पे कितने प्रकार में बांटा गया है। पहला देखिए, पहला है लोकल मोड या ऑफलाइन। एक कंप्यूटर स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है तथा विद्यार्थी स्वयं अकेले ही इनका प्रयोग कर सकता है। दूसरा है ट्रांसमिटेड मोड। इस प्रकार के कंप्यूटर में एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया जाता है। जुड़ने वाले कंप्यूटर पर ही दूसरे कंप्यूटर का कार्य निर्भर करता है। इस प्रकार दो कंप्यूटर को आपस में जोड़कर सीखने का एक जटिल जाल बनाया जा सकता है। इस तरीके से विद्यार्थी को सीखने वाले केंद्रीय संसाधन के निकट लाया जा सकता है। ठीक है, कंप्यूटर के प्रयोग पर आधारित अनुदेशन क्या क्या है, देखिए कि कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन है और साथ ही कंप्यूटर समर्थित अनुदेशन है। ये 2 पॉइंट जो है कंप्यूटर के प्रयोग पर आधारित अनुदेशन है। चलिए आप देख लेते हैं ट्यूटोरियल प्रकार। ये सारा चीज़ बहुत सारा आपका चीज़ आ जाएगा। और दूसरा यहाँ पे आपको देखिए, पहला जो यहाँ पे आपको बताए थे ना, कहाँ गया, देखिए लोकल मोड या ऑफ, ये हो गया लाइन, ये कंप्यूटर का प्रयोग और ये सब आपका देख लेना है आपको। ठीक है, लेकिन अब है इसका बाकी चीज़ देखिए, खोज प्रकार, अनुकरण प्रकार, खेल प्रकार। कंप्यूटर का लाभ क्या है, देखिए कंप्यूटर के चित्रों में रंगों, संगीत आदि के कारण वास्तविकता का आभास होने लगता है तथा अभ्यास करने और प्रयोगशाला में क्रियाएं करने का मन करता है। दूसरा लाभ क्या है कि इसकी स्मृति क्षमता के कारण विद्यार्थियों में पिछली क्रियाओं को रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिसके अगले चरणों की योजना बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अगला, अध्यापक द्वारा नियंत्रण अवधि को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि अध्यापक के नियंत्रण में अधिक सूचनाएं होती हैं। चौथा, कंप्यूटर में नवीनता के अंश के होने के कारण सीखने वालों में अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है। पांचवा, तीव्र गति वाले व्यक्तिगत अनुक्रियाओं से पुनर्वलन की उच्च दर अर्जित की जा सकती है। अगला, व्यक्तिगत अनुदेशन के कार्यक्रमों द्वारा अधिक सकारात्मक और प्रभावशाली वातावरण प्रस्तुत किया जा सकता है। यह कार्यक्रम लघु पक्षों में विभक्त किया जा होता है तथा धीमी गति से सीखने वालों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। अगला, कंप्यूटर के रिकॉर्ड रखने के लिए योग्यता के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत अनुदेशन को संभव किया जा सकता है। इसकी प्रगति पर नज़र नहीं रखी जा सकती है। अगला, परीक्षाओं के परिणाम तैयार करने के लिए भी कंप्यूटर को सहायता ली जाती है। शोध कार्यों का प्रयोग शैक्षिक निर्देशन तथा परामर्श आदि में भी किया जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग शैक्षिक निर्देशन तथा परामर्श आदि में भी किया जाता है। इतनी सारे 10 पॉइंट जो है कंप्यूटर का लाभ है। अब इसका सीमाएं क्या क्या है, कंप्यूटर की देखरेख भी उस स्थिति में बहुत अधिक महंगी पड़ती है जबकि कंप्यूटर का प्रयोग जो है अत्याधिक है। कंप्यूटर में प्रयोग के लिए उच्च स्तर की अनुदेशनात्मक सामग्री का भारी अभाव है, विशेषकर माइक्रो कंप्यूटर का। कंप्यूटर की कीमती में भारी कमी होने के बावजूद कंप्यूटरीकृत अनुदेशन बहुत महंगा पड़ता है। किसी एक कंप्यूटर के लिए तैयार सॉफ्टवेयर सामग्री का प्रयोग दूसरे किसी अन्य सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं किया जा सकता है। ये सारा जो है इसकी सीमाएं हैं। हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है पाठ्यक्रम। और पाठ्यक्रम और सिलेबस ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो इसको जरूर आप लोग करके जाना है। देखिए इसके बारे में आपको बताते हैं। पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम अंग्रेजी के कैरिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या है, करिकुलम। कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन के क्यूरियर से शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है रेस कोर्स या दौड़ का मैदान है। अतः कैरिकुलम का अर्थ किसी उद्देश्य तक पहुंचने के लिए लगाई गई दौड़ है। यह वस्तुतः दौड़ का मैदान है जिस पर व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। यानी जो सिलेबस का जो आपका कैरिकुलम होता है, कैरिकुलम क्या है, इसका लैटिन शब्द से आया है जो कि क्यूरियर से, तो क्यूरियर का मतलब हो गया दौड़ का मैदान। यानी जब आप दौड़ेंगे, जब आप दौड़ क्यों लगाएंगे, किसी एक चीज़ को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, तो इसी तरह से पाठ्यक्रम इस तरह से उसका वर्ड आया है। तो देखिए परिभाषा भी बताया गया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉबर्ट यूलिव ने क्या कहा है कि पाठ्यक्रम की इस अर्थ को मान्यता दी कि छात्र दौड़ते रहते हैं, अर्थात पाठ्यक्रम का अनुसरण करते रहते हैं, पर वे अपने लक्ष्य को शायद ही प्राप्त कर पाते हैं।
आप देखिए कैरिकुलम का अर्थ क्या है। पाठ्यक्रम के अर्थ के बारे में दो विचारधारा है, प्राचीन और आधुनिक। इसका दो अलग अलग मीनिंग है। पहला, प्राचीन के क्या है, प्राचीन धारणा के अनुसार पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के, तो पाठ्यक्रम का अर्थ है, पाठ्यक्रम के अर्थ के बारे में दो विचारधाराएं, जैसे कि आप लोग अभी बताए, प्राचीन और आधुनिक। प्राचीन के अनुसार क्या है कि विभिन्न प्रकार के ज्ञानों और कुशलताओं का संगत होता है, जो बालक के दृष्टिकोण से नहीं वरन किसी शिक्षा विशेषज्ञ के दृष्टिकोण से होता है। आधुनिक धारणा क्या है कि पाठ्यक्रम अनुभवों, क्रियाओं का जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का संचय है, जिसमें बालक भाग लेता है और उनका वह सामना करता है। इस धारणा के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक और विषय वस्तु और अध्ययन के कोर्स से अधिक व्यापक होता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थी के समस्त अनुभव आते हैं, जिन्हें वह स्कूल के अंदर तथा बाहर प्राप्त करता है और जिनके द्वारा उनका मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक, आध्यात्मिक के साथ साथ नैतिक विकास होता है। शिक्षाक्रम शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति का साधन है। ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोगों को बता दिए। आप देखिए, शिक्षा के उद्देश्य तथा स्कूल के प्रयोजन समाज के प्रयोजन के अनुसार निर्धारित होते हैं। समाज के जो आदर्श होते हैं, जो मान्यताएं होती है, जो प्रयोजन होते हैं, उनकी प्राप्ति के निमित्त स्कूल स्थापित होता है। समाज का आदर्श लोकतांत्रिक जीवन हो तो स्कूल का मुख्य प्रयोजन लोकतांत्रिक नागरिकता की प्राप्ति होगी और इस उद्देश्य के दृष्टिकोण से शिक्षा क्रम की सामग्रियाँ आयोजित करनी होगी। इस तरह समाज और स्कूल तथा स्कूल के प्रयोजन पर शिक्षा क्रम में कार्य और कल्याण का संबंध है। ठीक है, आप देखिए इसमें अंतर क्या है, पाठ्यक्रम और सिलेबस, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम में छात्रों के समस्त विद्यालयी जीवन के कार्यकलाप आ जाते हैं, किंतु सिलेबस किसी विषय में पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु की सूची है, जिन्हें शिक्षक को निर्धारित अवधि में पढ़ाना है। देखिए, पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम जो है आपका पूरा जीवन, यानी आप एक साल में जितना पढ़ेंगे उन सभी का जो है पाठ्यक्रम होता है, इसको बोलते हैं पाठ्यक्रम या कैरिकुलम। लेकिन सिलेबस क्या हो गया कि सिलेबस किसी विषय में पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु, मान लीजिए आप साइंस पढ़ा रहे हैं या मैथ पढ़ा रहे हैं, उनका जो विषय वस्तु है उन सभी को आपको यहाँ पे सिलेबस कहा गया है। तो पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम और सिलेबस में फ़र्क है। तो इसके लिए विद्यालय में साप्ताहिक, मासिक तथा वार्षिक समय तालिका बनाई जाती है, किंतु पाठ्यक्रम का क्षेत्र जो है बहुत ही बड़ा है, उसके सामाजिक मनोवैज्ञानिक आधार। तो पाठ्यक्रम का निर्माण प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं, उनकी रुचि, योग्यता, विशिष्टता और विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी छात्रों के व्यक्तित्व का विकास हो सके और भावी जीवन के लिए तैयार हो जाए। अतः यह आवश्यक है कि विद्यालय के संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो। अपने इस कथन की पुष्टि में हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के अग्रे लिखित शब्दों को अंकित कर सकते हैं। मतलब पूरे विद्यालय स्तर पर जो आप पूरा जो है आपका जीवन काल तक जो आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपके लिए कार्यान्वयन होगा, जो आपका फ्यूचर के लिए, आपका व्यक्तित्व का विकास के लिए, बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए जो योजना बनाई जाती है वही है आपका पाठ्यक्रम। तो विद्यालय के संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो। अपने इस कथन की पुष्टि में हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के अग्रलिखित शब्दों को अंकित कर सकते हैं कि विद्यालय के संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम बन जाता है, जो छात्रों के लिए जीवन के सभी पहलुओं से संबंध रखता है और संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता दे सकता है। पाठ्यक्रम की परिभाषा यहाँ पे कम से कम आप दो याद रखिएगा, फ्रॉबेल और कनिंघम का। फ्रॉबेल ने क्या कहा है कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाना चाहिए, और कनिंघम का कहना है पाठ्यक्रम शिक्षक के साथ साथ एक साधन है जिससे वह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार अपने छात्रों को कोई भी रूप ले सकते हैं। पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या क्या है, देखिए पाठ्यक्रम का उद्देश्य, ठीक है, ज़्यादातर आपको यहाँ पे जो सिलेबस बताया उसके बारे में जब मेरे पास उतना ज़्यादा मिला नहीं, इसलिए आपको मेन जो चीज़ है वो है पाठ्यक्रम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य बहुत सारे हैं, उनमें से आपको 7 पॉइंट हम बता रहे हैं, उनमें से आपको कोई 5-6 पॉइंट लिखना है। पहला उद्देश्य है कि बालकों को लोकतांत्रिक बनाने के लिए तैयार करना चाहिए। इसे सब छात्रों के पूर्ण विकास को व्यक्त, उत्साहित, विकसित और प्रेरित करना चाहिए। इसे विद्यालय के विषय और जीवन के विभिन्न क्रियाओं के बीच के अंतर को समाप्त करना चाहिए। इसे ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए जो खोज और ज्ञान की सीमाओं को विस्तार कर सके। इसे विभिन्न अभिरुचियों, योग्यता और क्षमताओं वाले छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए। इन छात्रों में ईमानदारी, निष्पक्षता, मित्रता, समीक्षा, निर्माण और सहयोग के गुणों का विकास करके उनके चरित्र को उन्नत बनाना चाहिए। इसे ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां बालक विचार करना सीख सके और अपने विचार, तर्क तथा निरीक्षण की शक्तियों का विकास कर सके। अगला है पाठ्यक्रम के मुख्य 4 आधार है। कितना आधार है सर? 4 आधार, दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार और वैज्ञानिक आधार। ये आपको आधार भी बता दिए। अब देखिए पाठ्यक्रम की संरचना के क्या क्या सिद्धांत हैं।
पाठ्यक्रम के निर्माण के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पहला है रूढ़िवादी सिद्धांत या संरक्षण सिद्धांत। रूढ़िवादिता का आधार जो है आदर्शवाद है, अर्थात जो प्राचीन है वही श्रेष्ठ है। ऐसा विश्वास करने वाले अतीत के अनुभवों का आधार लेकर ही पाठ्यक्रम बनाते हैं। इनके अनुसार पढ़ना, लिखना और गणित महत्वपूर्ण विषय है जिनकी जानकारी छात्रों को करा देनी चाहिए। जाति की संस्कृति को आत्मतः करा देना ही इस महत्वपूर्ण कार्य है। हॉर्न के अनुसार यह जाति द्वारा समाज के संपर्क में आने के फलस्वरूप की गई क्रियाओं की अभिव्यक्ति है। इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा गया है कि यह विषयों पर ध्यान केंद्रित रखता है और बच्चों पर नहीं। ठीक है, तो ये पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य क्या है, देखिए पाठ्यक्रम का जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में जिन विषयों को स्थान दिया जाए उनका वास्तविक जीवन से संबंध होना चाहिए। तीसरा उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि जिन विषयों को स्थान दिया जाए वो बालक के भारी जीवन के लिए उपयोग होना चाहिए। ठीक है, अगला है रचनात्मक कार्य का सिद्धांत। प्रत्येक बालक को किसी न किसी क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करने की कुछ न कुछ योग्यता जरूर होती है, अतः पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें रचनात्मक कार्य करने की योग्यता व्यक्त हो सके। अगला है पाठ्यक्रम का उद्देश्य, वह है खेल और कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंध का अध्ययन। पाठ्यक्रम के निर्माण में खेल और कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंध के सिद्धांत को ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसा पाठ्यक्रम बनाए कि जिसमें बच्चों को खेल और कार्य करने के भी समय दिया जाए और उनमें संबंध पढ़ने के साथ साथ उनका संबंध जो है एक्टिविटी हो सके। ठीक है, अगला है उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धांत। जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाएगा उसमें उत्तम आचरण की आदर्श का स्थापित हो जाए, ये भी आप लोग को याद रखना है। जीवन संबंधी सब क्रियाओं के समावेश का सिद्धांत। अगला है विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। अगला है अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। अगला है विविधता और लचीलेपन का सिद्धांत। अगला है सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत और अगला है अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत। ये सभी चीज़ आप लोग को जो है सिद्धांत में लिखना है। आप देखिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक और पाठ्यचर्या में अंतर स्पष्ट करें। पाठ्यक्रम मतलब आपका कैरिकुलम, पाठ्यपुस्तक मतलब आपका जो किताब और पाठ्यचर्या मतलब सिलेबस। पाठ्यक्रम के लिए कैरिकुलम के साथ साथ सिलेबस एवं कोर्स ऑफ स्टडी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, किंतु इन तीनों में अंतर है। जब तक पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम शब्द पाठ्य विषय के सीमित अर्थ में प्रयोग किया जाता है तब तक ये तीनों शब्द प्राय समानार्थी माने जाते हैं, परंतु पाठ्यक्रम शब्द की संकल्पना में व्यापकता आ जाने के कारण शब्दों के प्रयोग में भिन्नता आ गई है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी अनुभव आ जाते हैं जिन्हें छात्र विद्यालय जीवन में प्राप्त करता है तथा कक्षा के अंदर एवं बाहर आयोजित की जाने वाले पाठ्य एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं सम्मिलित हैं, जबकि पाठ्य पुस्तक में निर्धारित पाठ्य विषय में संबंधित क्रियाओं का ही समावेश रहता है। मतलब कि छात्र जो विद्यालय जीवन में जो भी प्राप्त करेगा विद्यालय के अंदर विद्यालय के बाहर, ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएगा। लेकिन पाठ्य पुस्तक में क्या रहेगा, जो आपका विषय से रिलेटेड, जैसे आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस का जो विषय वस्तु है ये आपका पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत किसी विषय वस्तु का विवरण शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है जिसे अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। पाठ्य पुस्तक का संबंध ज्ञानात्मक पक्ष विकास से होता है, जबकि पाठ्यक्रम का संबंध बालक के संपूर्ण विकास से है। पाठ्यचर्या क्या है? पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के लिए प्रचलित शब्दों में अपेक्षाकृत नया शब्द है, यानी सिलेबस। इसका प्रयोग पाठ्यक्रम के क्रमबद्ध, स्पष्ट, विषयवार एवं विस्तृत स्वरूप के लिए किया जाता है। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के उस पक्ष को कहा जाता है जिसे कक्षा में प्रवेश हेतु व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को रहा। अगला क्वेश्चन है, मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया था, वो है मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। मापन एवं मूल्यांकन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, VBI लगा लीजिए और देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर VBI भी लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसका 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। शिक्षण में परीक्षा यानी एग्जामिनेशन परंपरागत मूल्यांकन की पद्धति रही है। आप सभी जानते हैं कि परीक्षा क्या है, किसी भी मूल्यांकन, किसी भी बच्चे का रिजल्ट जो है वो मूल्यांकन का पद्धति है, विधि है। निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार एक वर्ग विशेष के छात्र छात्राओं की ज्ञान उपलब्धि की जांच शिक्षण सत्र के अंत में की जाती है। यानी आप सभी को पता होगा, जैसे आप ही लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्या है, पूरा 1 साल 2 साल पढ़ने के बाद आप एग्जाम दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, पूरे 1 साल के बाद जो अंतिम समय में जाँच के लिए आपका जो है एग्जाम लिया जाता है, यही आपका मूल्यांकन है। इस प्रणाली में छात्रों को कुछ प्रश्न दिए जाते हैं और उस सौरण के आधार पर उनको उत्तर लिखते हैं, जैसे आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए समय निर्धारित रहता है। परीक्षा मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी। दिए गए उत्तरों की तब जांच विषय शिक्षक द्वारा की जाती है, जिसके आधार पर छात्र छात्रा की उपलब्धि के संबंध में अंक आवंटित किया जाता है। जैसे आप ही लोग एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में आपका एग्जाम चेक होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो यही है आपका मूल्यांकन और मापन। इसी जांच के आधार पर छात्र छात्राओं की श्रेणीगत प्रोन्नति भी की जाती है।
परंपरागत परीक्षा प्रणाली की सीमाओं के संदर्भ में इसकी कटु आलोचना समय समय पर शिक्षाविद करते रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने वर्तमान परीक्षा विधि को अत्यंत दोषपूर्ण व हानिकारक बताया है एवं इसके सुधार करने की उन्होंने सिफारिश की है। परंपरागत परीक्षा पद्धति के निबंधात्मक प्रश्नों के प्रारूप है में आमूल परिवर्तन करते हुए वस्तुनिष्ठ जांच की व्यवस्था करने की अनुशंसा की गई है। फलस्वरूप भारतीय शिक्षा व्यवस्था में मापन एवं मूल्यांकन की पद्धति प्रचलित है। अब देखिए मापन क्या है। मापन आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति का आधार है। बिना मापन के आज वैज्ञानिक प्रगति के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, बात शिक्षा और मनोविज्ञान तथा मापन के संबंध में भी कही जा सकती है। वर्तमान युग में शिक्षा तथा मनोविज्ञान की प्रगति मापन पर ही निर्भर है। अब सैद्धांतिक शिक्षा के एकांकी महत्व का युग चला गया है। अब शिक्षा को व्यावहारिक बनाने की चेष्टाएं की जा रही है। इस कार्य के लिए मानव व्यवहार का मापन अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान में मापन का अर्थ मनुष्य के अनेक शारीरिक तथा मानसिक गुणों का मूल्य निर्धारण करने में किया जाता है। संक्षेप में मापन किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक के रूप में व्याख्यात करना भी मापन कहलाता है। अब चलिए आपको बताते हैं मापन में क्या क्या। शैक्षिक मापन के द्वारा सीखने वालों के विभिन्न आयामों की माप कर सकते हैं, उन्हें प्रतीक प्रदान करते हैं। शैक्षिक मापन के द्वारा छात्र के शरीर की लंबाई, रक्तचाप, स्वास्थ्य, नाड़ी संस्थान की गति, आयु, वृद्धि, रुचि, निष्पत्ति, अभिरुचि, व्यक्तित्व, अभिवृद्धि, रुझान, संवेग आदि आयामों के लिए प्रतीक प्रदान करते हैं। मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन शिक्षा जगत में एक अधुनात्मक अवधारणा है। मापन की अनेक त्रुटियों को निराकरण स्वरूप मूल्यांकन की प्रणाली प्रचलित हुई है। मापन वस्तुतः आयामों के प्रतीक ही प्रदान करता है, जबकि प्रतीक एकाकी रूप में से कुछ छात्र के संबंध में कुछ बतला नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी छात्र छात्रों को भूगोल में 45 अंक प्राप्त हुए हैं। इससे उस छात्रों के भूगोल विषय के अधिगम के स्तर के संबंध में कुछ पता नहीं चलता है। यह प्राप्त अंक उच्चतम है या निम्नतम है। संबंधित कक्षा में कितने छात्रों ने 45 अंक प्राप्त किए हैं, कक्षा के भूगोल निष्पत्ति के मानक क्या है, परंतु मूल्यांकन के अंतर्गत इन सभी बातों पर स्पष्ट प्रकाश डाला जाता है। तो मूल्यांकन जो है तथ्यों को इस प्रकार से प्रतीक प्रदान करता है कि उनके तथ्यों के मूल्य को भी अंकन होता है। तो मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या है अगर बताया जाए तो देखिए यहाँ पे आपको मापन और मूल्यांकन का अंतर भी आप लोगों को बताएंगे कि मापन और मूल्यांकन को बहुत एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द समझ लिया जाता है, परंतु ये दोनों शब्द ना तो समानार्थी है ना एक दूसरे के पर्यायवाची है। एक शिक्षाविद ने दोनों में अंतर बताते हुए कहा कि मापन की प्रक्रिया में किसी घटना या तथ्य के विभिन्न परिणामों के लिए प्रतीक निश्चित किया जाता है ताकि उस घटना या तथ्य के बारे में यथार्थ निश्चित किया जा सके, जबकि मूल्यांकन में उस घटना या तथ्य का मूल्य ज्ञात किया जाता है। देखिए यहाँ पे दो तरह से यहाँ पे आपको बता रहे हैं मापन एवं मूल्यांकन। मापन अपेक्षाकृत एक पुरानी अवधारणा है, जबकि मूल्यांकन एक आधुनिकात्मक अवधारणा यानी आधुनिक तौर पर अवधारणा है। मापन एक साधारण शब्द है, मूल्यांकन एक प्राविधिक शब्द है। मापन का क्षेत्र संकुचित है, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र जो है बहुत अधिक विस्तृत है। मापन किसी व्यवहार, घटना या वस्तु को परिणामात्मक अंक प्रदान करने की प्रक्रिया मात्र है। मापन में संख्यात्मक रूप में अंक प्रदान किया जाता है, जबकि मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों के व्यवहारों के गुणात्मक और परिणात्मक विवरण के साथ साथ व्यवहारों के औचित्य के विषय में निर्णय दिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में मूल्यांकन में अंक दिए जाने के बाद प्रदत्त अंकों का मूल्य भी निर्धारित किया जाता है। पांचवा है कि मापन के आधार पर निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती है। कोई विद्यार्थी की यदि मातृभाषा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तो हम ये कह नहीं सकते कि वह कक्षा का सर्वोत्तम छात्र है। मूल्यांकन के आधार पर हम निश्चित धारणा बनाने में सफल होते हैं। कारण यह है कि मूल्यांकन में सभी परीक्षाएं सम्मिलित होते हैं, इसलिए हम सफल होते हैं, जिसके आधार पर किसी भी छात्र के संबंध में निश्चित धारणा बनाई जा सकती है। मापन में गुणों की माप अलग अलग इकाई के रूप में की जाती है। मूल्यांकन में गुणों की माप पूर्ण इकाई के रूप में की जाती है। मापन में पाठ्य वस्तु, कौशल तथा योग्यता की उपलब्धि की जांच किसी उद्देश्य के आधार पर नहीं की जाती है। मूल्यांकन में किसी निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों के अनुसार ही कक्षा में दिए गए सीखने के अनुभव की जाँच की जाती है। मापन में व्यक्ति की योग्यताओं तथा उसके व्यवहार का कुछ अलग अलग खंडों में अध्ययन किया जाता है। मूल्यांकन में व्यक्ति की योग्यता एवं उसके व्यवहार का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। मापन में समय, धन एवं श्रम की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें परीक्षाएं जांच कम होती है। मूल्यांकन में समय, धन एवं श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें परीक्षण के अतिरिक्त विभिन्न मूल्यांकन पद्धति के भी प्रयोग किया जाता है। मापन का उद्देश्य केवल मापन ही है। मूल्यांकन का उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन लाकर शिक्षा के कार्यक्रम में सुधार करना है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे पाठ योजना। ये तो आपको करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाठ योजना, लेसन प्लान। ठीक है, और एक लेसन प्लान आप लोग याद करके जाइएगा, हो सकता है एक लेसन प्लान इसमें भी आ सकता है।
पाठ योजना का तात्पर्य किसी वस्तु को, किसी पाठ को विशिष्ट उद्देश्यों एवं अपेक्षित व्यावहारिक परिवर्तनों की प्राप्ति के संदर्भ में आकर्षक ढंग से नियोजित करने से है। यह कक्षा शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहलाती है। दैनिक पाठ योजना प्रभावी शिक्षण उपकरण के रूप में प्रयोग की जाती है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान पाठ योजना छात्रों की अपेक्षा अध्यापक के कार्य पर अधिक बल देती है। संपूर्ण पाठ योजना में अध्यापक ही केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। पाठ योजना एक ब्लूप्रिंट नहीं है, यह मात्र अध्यापक को निर्देश देने के से उसे शिक्षण बिंदुओं का ज्ञान कराने, प्रभावी शिक्षण विधि के चुनाव कराने आदि के सहायता साधन मात्र हैं। वस्तुतः पाठ योजना अध्यापक के उन कार्यों का समूह है जिसे उसे कक्षा में क्रियान्वित करना होता है। एक आकर्षक, सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। एक कुशल कारीगर की तरह अध्यापक को भी अपने छात्रों में वांछित अत्यंत आवश्यकता है अपने छात्रों में वांछित सुधार लाने के लिए अपने उपकरणों अर्थात शिक्षण विधियों प्राविधियों का चयन बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में पाठ योजना अध्यापक के लिए कैसे खिड़की का काम करती है, जिसमें से झांककर वो अपने छात्रों की अंतर्निहित विशेषताओं एवं क्षमताओं का पहचानने का प्रयास करते हैं। इसीलिए किसी ने सही लिखा है कि लेसन प्लान इज टीचर्स मेंटल एंड इमोशनल विजुअलाइजेशन ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज़। बोस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोसिंग का यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा इसका एक डेफिनेशन कि पाठ योजना उसके अनुसार क्या है कि पाठ योजना उस कथन को शीर्षक दिया जाता है जो यह वर्णन करता है कि क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है और किन साधनों द्वारा इन्हें कक्षा की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। अब पाठ योजना की आवश्यकता कुछ बताता है, उसके बाद आप लोग को इसके बारे में जो है पाठ योजना कैसे बनाना है वो बताएंगे। पाठ योजना की आवश्यकता इस प्रकार है। पाठ योजना कक्षा में उचित शैक्षिक वातावरण बनाने एवं प्रभावी शिक्षण के लिए अनिवार्य है। पाठ योजना शिक्षण कार्य को नियमित एवं सुसंगठित बनाती है। पाठ योजना के द्वारा पाठ्य वस्तु का संगठन भली प्रकार हो सकता है। पाठ योजना प्रतिदिन के कार्य को स्पष्ट दिशा निर्देश देती है। अध्यापक आत्मविश्वास के साथ कक्षा में अप्रत्याशित स्थितियों का सामना करता है। अगर देखिए चिंतन में क्रमबद्धता एवं विकास के लिए भी पाठ योजना आवश्यक है। पाठ योजना अध्यापक के लिए पथ प्रदर्शक एवं मित्र का कार्य करती है। भूलने के संयोगों में कमी लाने की दृष्टि से भी पाठ योजना का महत्व है। ठीक है, तो कि अच्छी पाठ योजना की क्या कसौटी है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको भी आप लोग को करवा रहे हैं कि एक अच्छी पाठ योजना की क्या क्या कसौटी है। एक अच्छी पाठ योजना के लिए क्या क्या होना चाहिए। पहला, पाठ योजना लक्ष्य, शिक्षण विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री आदि की दृष्टि से विस्तारित होनी चाहिए। पाठ योजना की भाषा जो है सरल एवं आकर्षक होनी चाहिए। पाठ योजना संबंधी सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट रूप से लिखे जाने चाहिए। सहायक सामग्री के प्रयोग की व्यवस्था उचित समय एवं आवश्यकता के अनुरूप ही की जानी चाहिए। पाठ योजना को अनावश्यक रूप से नीली पीली रोशनाई एवं पत्तियों के माध्यम से आकर्षक बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कक्षा के सामान्य अनुशासन के प्रति भी अध्यापक को सजग रहना चाहिए। छात्रों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए अच्छी पाठ योजना का आधार पूर्व ज्ञान को ही बनाया जाना चाहिए। प्रकरण का चयन कर लेने के पश्चात तथ्यों को क्रमबद्ध एवं उचित शीर्षक के अंतर्गत संगठित किया जाना चाहिए। श्यामपट्ट पूर्तियाँ आकर्षक ढंग से भरी जानी चाहिए। मूल्यांकन की सुविधा की दृष्टि से एक अच्छी पाठ योजना का अध्यापक के इस कार्य में सहायक होना चाहिए। प्रश्न उत्तर प्रणाली प्रभावी होना चाहिए। अच्छी पाठ योजना छात्रों के सक्रिय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पाठ योजना अगर आपको तैयार करना है तो यहाँ पे तो हम तो आपको बता रहे हैं, लेकिन एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें आपको पाठ योजना से रिलेटेड कैसे पाठ योजना बनाना है वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो पाठ योजना में ये सारा चीज़ आपको एक हम जो है सिर्फ ऐसे दिखा रहे हैं, इस तरह से आपको पाठ योजना बनाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा है इसमें, इतना ज़्यादा आप लोगों को नहीं करना है। इसमें क्या क्या करना है आपको हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ये सब चीज़ आपको बताएंगे। पाठ्य वस्तु, पूर्व ज्ञान संबंधी प्रश्न, आदर्श प्रश्न, ठीक है, समस्या विश्लेषण, ये सारा चीज़। तो इसको बस आप लोग यहाँ से चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है इकाई पाठ योजना से रिलेटेड। तो इकाई पाठ योजना से रिलेटेड क्या है। वर्तमान पाठ योजनाओं के दोषों को दूर करने के लिए इकाई पाठ योजना का महत्व बढ़ गया है। प्रत्येक इकाई को पूर्ण करने के लिए बहुत से पाठों या प्रकरणों की योजना बनाई जाती है। प्रत्येक पाठ संपूर्ण इकाई का ही एक भाग होता है जो कि इकाई के आगामी पाठ के विकास में सहायक होता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार समान प्रकृति की विषय वस्तु को ही एक क्रम से पढ़ाने से छात्रों को प्रत्ययों एवं संकल्पनाओं का ज्ञान आसानी से हो पाता है। मस्तिष्क की एक विशेषता ये होता है कि वह समान विशेषताओं वाले ज्ञान के पारस्परिक संबंधों एवं तथ्यों को समग्र रूप से प्राप्त करना चाहता है। विज्ञान जैसे विषयों के लिए इकाई योजना का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है,
क्योंकि विज्ञान वस्तुतः प्रत्यय, संबंध, संकल्पना आदि का विषय है। इन्हें बिना आपस में परस्पर संबंधित किए अथवा बिना निश्चित क्रम में रखे प्रभावशाली ढंग से नहीं पढ़ाया जा सकता है। इकाई पाठ योजना बनाते समय अध्यापक को शिक्षण बिंदु का भी पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, जैसे किस शिक्षण बिंदु को पढ़ाया है, किसे बाद में पढ़ाना है, किसे कितना समय देना है अथवा नहीं है आदि। इकाई योजना में दक्ष होने के कारण उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त विज्ञान शिक्षक को विज्ञान शिक्षण की आधुनिक विविधताओं एवं मूल्यांकन प्रविधियों का भी पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। कुछ प्रमुख शिक्षाविदों ने इकाई को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। इसमें कुछ परिभाषा है, क्योंकि सिर्फ आपको एक परिभाषा बताएंगे। जैसे मान लीजिए प्रेस्टन महोदय, प्रेस्टन का याद रखिएगा 2 नंबर में, एक इकाई संबंधित विषय वस्तु का विद्यार्थी द्वारा एक निश्चित समय अवधि में आत्मसात किया जाने वाला भाग है। चलिए आप बात करेंगे इसका इकाई जो विधि है उसका यहाँ पे जो है क्या बताया गया है 2 भागों में। इसका विधि देखिए इकाई विधि का, एक है प्रतिस्थापन की विधि और एक है विलुप्तीकरण की विधि, ठीक है। और उसके बाद देखिए विशेषता क्या क्या है। एक अच्छी इकाई विधि की विशेषता है, उद्देश्य स्पष्ट और ठीक से परिभाषित होना चाहिए। हेंसन के अनुसार शिक्षा कक्षा को उद्देश्यों से ठीक प्रकार से अवगत कराने के लिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सहायक सामग्री की विविधता अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक इकाई को संभावित उप इकाइयों में बांटना चाहिए। अच्छी योजना का मूल्यांकन पक्ष एक महत्वपूर्ण अंग है। इकाई योजना का संगठन विशिष्ट होना चाहिए। अच्छी इकाई योजना में छात्रों को कार्य करने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं, वे मात्र मूक दर्शन की स्थिति में नहीं बैठे रहते हैं। अच्छी इकाई योजना का सह संबंध जीवन तथा पाठ्यक्रम के विषय से होता है। इकाई योजना की व्यापकता छात्रों की पहुंच के भीतर होती है। इकाई योजना के अंतर्गत छात्रों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आदर किया जाता है। अच्छी इकाई योजना के अंतर्गत फील्ड ट्रिप, सरस्वती यात्राओं आदि का भी समावेश किया जाता है। एक इकाई योजना तैयार करें तथा इसका लाभ एवं सीमाओं को बताएं। एक इकाई योजना क्या क्या है, चलिए उसका लाभ और देखिए। यहाँ पे सारा चीज़ आपको दिया हुआ है कि एक इकाई योजना कैसे तैयार करना है। इसके बारे में भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये बस आपको दिखाने के लिए हम जो है आपको दिखा रहे हैं। इसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगा इकाई योजना और लेसन प्लान का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में सांख्यिकी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अर्थ एवं महत्व का वर्णन करें। सांख्यिकी वैज्ञानिक कार्यविधि की एक शाखा है। यह प्रयोग तथा सर्वे के संचालक से प्राप्त आंकड़ों का संग्रहण है, वर्गीकरण है, स्पंदन है और व्याख्याकरण है। सांख्यिकी शब्द का अर्थ क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। सांख्यिकी शब्द का व्यवहार साधारणतः 2 अर्थों में होता है, एक सामान्य अर्थ, दूसरा विशिष्ट अर्थ। सामान्य अर्थ के अनुसार सांख्यिकी शब्द से हम किसी घटना या किसी स्थिति या किसी वस्तु से संबंधित संख्यात्मक आंकड़ों का बोध कराते हैं, कोई न्यूमेरिकल डाटा, जैसे भारत की जनसंख्या संबंधी आंकड़े, कृषि उत्पादन संबंधी आंकड़े, ये सब क्या है आपका सामान्य अर्थ में सांख्यिकी है। दूसरे अर्थ में क्या है कि सांख्यिकी शब्द का व्यवहार हम एक सुव्यवस्थित विज्ञान के रूप में करते हैं, जिसमें किसी वस्तु या स्थिति आदि से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, संगठन, विश्लेषण, मूल्यांकन आदि निहित रहते हैं। इस तरह सांख्यिकी वह गणितीय विज्ञान है जिसका संबंध आंकड़ों के संगठन और विषय वस्तु की सही जानकारी प्रदान करने में सहायता पहुंचाती है। इसकी आधुनिक परिभाषा देते हुए फर्गुसन ने लिखा है कि सांख्यिकी का संबंध सर्वेक्षण और परीक्षण द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के संकलन, परिकरण और व्याख्या से है। सांख्यिकी का विज्ञान के रूप में विकास 19वीं सदी में हुआ था और इसका प्रयोग अनेक शास्त्रों में होता आया है। अतः इसके कई अर्थ बतलाए गए हैं। एक अर्थ में सांख्यिकी का मतलब गणित शास्त्र की ऐसी शिक्षा से होती है जो सांख्यिकी सिद्धांत के बारे में बतलाता है। दूसरे अर्थ में सांख्यिकी से मतलब परिणामात्मक तथ्यों की व्याख्या मात्र से होता है। जनसाधारण सांख्यिकी का प्रयोग प्राय इसी अर्थ में करते हैं। तीसरे अर्थ में सांख्यिकी का मतलब ऐसे विज्ञान से होता है जिसके द्वारा संख्यात्मक तथ्यों का संकलन, उपचार, विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा शिक्षा में सांख्यिकी का प्रयोग दूसरे अर्थ में अधिक होता है। सांख्यिकी की परिभाषा के लिए यहाँ पे देखिए 2 याद रखना है, या आपको लोबिट का, एक फर्ग्यूसन का। लोबिट का कहना है कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो घटनाओं की व्यवस्था, वितरण तथा तुलना के लिए तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण तथा सारणीकरण का कार्य करता है। फर्ग्यूसन का क्या कहना है कि सांख्यिकी वैज्ञानिक विधिकरण की शाखा है जिसका संबंध सर्वेक्षण एवं प्रयोग के आधार पर प्राप्त आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, विवरण तथा विवेचन से है, ठीक है। तो ये हुआ। चलिए आप बताते हैं कि सांख्यिकी के बारे में, और ये तो हो गया डिटेल्स में, आपको सब कुछ बता दें। अगर आपको और भी ये है तो ये थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा, सांख्यिकी का और भी थोड़ा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। अब कि सांख्यिकी का महत्व क्या है सर, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ है। तो चलिए इसके महत्व, आवश्यकता, उपयोगिता एक साथ वर्णन करेंगे। आपका अगर आवश्यकता लिखने आएगा तब भी यही लिखना है, महत्व लिखना है तब भी उपयोगिता। लेकिन यहाँ पे जो इतना पॉइंट, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में हाईलाइट पॉइंट है ना, इसको नोट कीजिए आप लोग कॉपी में। बाकी चीज़ आपको बस समझ लीजिए और देख लीजिए।
पहला है सांख्यिकी का पहला जो आवश्यकता उपयोगिता हुआ है छात्रों के लिए आवश्यकता। सांख्यिकी छात्रों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। आज प्रत्येक प्रगतिशील देश में लाखों करोड़ों छात्र रहते हैं और पढ़ते हैं। उनकी रुचि, रुझान, क्षमता और योग्यता में भिन्नता होती है। इन सब बातों का विभिन्न विधियों द्वारा परीक्षण किया जाता है। सांख्यिकी इन परीक्षण के परिणाम के विश्लेषण करके छात्रों का महान हित करती है, क्योंकि इन विश्लेषण के आधार पर जब उनकी रुचि, योग्यता आदि के अनुसार शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन देकर उनके भावी जीवन को सफल बनाया जा सकता है। पहला हो गया सांख्यिकी का आवश्यकता, लाभ, महत्व हो गया छात्रों के लिए। दूसरा, मूल्यांकन के लिए आवश्यक। सांख्यिकी का प्रयोग शिक्षा और मनोविज्ञान संबंधी अनेक परीक्षाओं के फलों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, जैसे बुद्धि परीक्षाएं, ज्ञान या योग्यता परीक्षाएं एवं निदानात्मक परीक्षाएं। शिक्षा के लिए आवश्यक। शिक्षा के लिए कैसे है, देखिए यहाँ पे आप इस तरह से याद कीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान में सांख्यिकी का महत्व, पहला छात्रों के लिए, दूसरा शिक्षक के लिए, तीसरा विद्यालय के लिए, लास्ट मूल्यांकन के लिए। ठीक है, तो देखिए तीसरा शिक्षा के लिए क्या है, सांख्यिकी शिक्षक को अपने व्यवसाय में कुशलता प्रदान करती है। यह विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं को लेने, अनेक परिणामों का विश्लेषण करने और परिणाम के आधार पर छात्रों की वास्तविक प्रगति का ज्ञान कराने में सहायता देती है। विद्यालय के लिए क्या है, विद्यालय के लिए आवश्यक यह है कि सांख्यिकी विद्यालय की अपनी विभिन्न क्रियाओं को सुगमता से प्रदर्शन करने में योगदान देती है। यह विद्यालय की आय, व्यय, छात्र संख्या, परीक्षाफल, खेलकूद और उपाधि का प्रतिवर्ष संकलन एवं समीकरण करके उसकी उन्नति या अवनति का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करता है। अगला है मनोविज्ञान के लिए भी आवश्यक है। सांख्यिकी के ज्ञान के अभाव में मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में पूर्ण सफलता मिलना असंभव है, क्योंकि इस विषय की पुस्तक में विविध प्रकार के प्रयोगों और परीक्षणों का परिणाम सांख्यिकी विधि के अनुसार पर्याप्त मात्रा में प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला है शैक्षिक और अनुसंधान में भी आवश्यक है। मतलब जैसे जो शैक्षिक जो भी आप पढ़ाते हैं बच्चों को, तो सभी चीज़ों का जो है रिकॉर्ड रहता है, तो ये भी सांख्यिकी का फ़ायदा है। तो ये सारा चीज़ आपको बता दी है। चलिए अगला बढ़ते हैं आगे, आंकड़ों से आप कह सकते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिए थे, लेकिन इसको हम ये इसलिए किए हैं ताकि आप लोग इसको बस देख लीजिए कि आंकड़ा से रिलेटेड कभी कभी आता है। आंकड़ा देखिए यहाँ पे कुछ शब्द जो है लिखा हुआ है कि शिक्षा के क्षेत्र में आंकड़ों का सामान्य तात्पर्य होता है छात्रों के प्राप्तांक जिन्हें वे परीक्षाओं से प्राप्त करते हैं। तो विभिन्न परीक्षाओं में छात्रों ने जो प्राप्त अंक हासिल किया है उन्हें पूर्ण प्राप्तांक कहते हैं। जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो आंकड़ा आपका हो गया। देखिए आंकड़ों में क्या होता है, आंकड़ों में हम 3 रूपों में व्यवस्थित करते हैं, वर्गीकरण, सारणीकरण एवं आलेख निरूपण। प्राप्तांक 2 रूपों में होता है, अव्यवस्थित तथा व्यवस्थित। यहाँ पे देखिए आंकड़ा बताया गया है, ये आंकड़ा आपको इस तरह से इसको याद कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको करके जाना है। चलिए इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे नहीं। अगला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी लगा लीजिए, बहुलक, माध्य और माध्यांक। ये बहुत ज़्यादा भी आई लगा के इसको जाइए। इनमें से कोई भी आपका सवाल पूछने का रहता है। क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, या फिर डायरेक्ट आपको सीखते लेके चलते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार है मध्य, मध्यक और केंद्रीय प्रवृत्ति 3 प्रकार के होते हैं, मध्यंक या फिर इसको माध्य भी बोला जाता है। ठीक है, और लास्ट होता है माध्यमिका या मध्यांक, और ये हो गया आपका लास्ट में बहुलांक। तो भैया बहुलक, ये 3 आप लोग को हम नहीं दिए, ये आप लोग अपने से करके जाना है इसको। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका श्रव्य दृश्य सामग्री से आप क्या समझते हैं। चलिए इसके बारे में आपको अब बताते हैं। देखिए श्रव्य दृश्य सामग्री जिसे ऑडियो विजुअल एड्स भी कहा जाता है, इसके कुछ साधन हैं, उन साधन को जान लीजिए। इनमें से 2 या 3 साधन के बारे में लिखना आता है। तो श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो टेक्स्ट और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होता है। अब चलिए एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री का परितात्पर्य उस सामग्री से है जिसमें सुनने और देखने दोनों तरह की इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वह सामग्री जिसमें आंखों तथा कानों दोनों को एक साथ कार्य करना पड़ता है। बालक आंखों से देखता है और कान से सुनता है और विषय वस्तु को समझने का प्रयास करता है। इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान शुद्ध, यथार्थ, प्रासंगिक तथा सरलता से ग्राह्य व स्पष्ट होता है। श्रव्य दृश्य सामग्री में अनेक सामग्री है जिसका विवरण शैक्षिक तकनीकी में श्रव्य दृश्य नामक अध्ययन में इसी पुस्तक में अंतर्गत दिया जा रहा है। जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो डिस्क और आपका टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। सबसे पहले बात करेंगे टेलीविजन या दूरदर्शन। आधुनिक युग में दूरदर्शन संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का क्रिया का एक शक्तिशाली साधन है। दूरदर्शन के द्वारा प्रत्येक घटना देखी जा सकती है तथा हर घटना का विवरण सुना जा सकता है। इसमें प्रत्येक घटना को रिकॉर्ड करने की फिर उसके प्रसारण की व्यवस्था होती है। दूरदर्शन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो 220 वोल्ट एसी पर कार्य करता है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। यह 220 वोल्ट
और एसी पर कार्य करता है। ये दूरदर्शन दो तरह के होते हैं, श्वेत श्याम और रंगीन, यानी ब्लैक एंड वाइट एंड कलर। आजकल की जो है वो ज़्यादा आपका क्या चलता है, कलर चलता है, पहले आपका होता था ब्लैक एंड वाइट। इसे उचित विधि से संचालित कर केबल की सहायता से अनेक चैनल देखे जा सकते हैं। टीवी के लिए दो बाह्य कनेक्शन जरूरी है, पहला विद्युत कनेक्शन और दूसरा एंटीना कनेक्शन। टेलीविजन सेट में कुछ आवश्यक नियंत्रण होते हैं, जैसे ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ, प्रोग्राम सिलेक्टर, वॉल्यूम कंट्रोल, ब्राइटनेस कंट्रोल। नहीं आप अपने घर में जो टेलीविज़न देखते हैं ना, टेलीविज़न के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये सब चीज़ तो आपको नॉर्मल चीज़ है, जानते हैं, स्विच ऑन होता है, प्रोग्राम सेलेक्ट करना पड़ता है, वॉल्यूम रहता है, ब्राइटनेस कंट्रोल रहता है, कॉन्ट्रास्ट आपको बढ़ाना है, कम करना है, कलर कंट्रोल करना है, ये सभी चीज़। चलिए ये तो हो गया टीवी। टीवी से रिलेटेड कुछ सावधानियाँ आपको बताते हैं, हो सकता है कि आपके लिए काम आए। अपने विद्यालय के टीवी के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अधिक सर्वोत्तम उपयोग के लिए निम्नलिखित सावधानियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे टीवी के चारों ओर काफ़ी खाली स्थान रखें। टीवी देखते समय कमरे में थोड़ा प्रकाश होना चाहिए, इसके लिए कम शक्ति का बल्ब जलाया जा सकता है। कार्यक्रम देखते समय टीवी से छात्रों की दूरी कम से कम 2 मीटर तथा अधिकतम दूरी 8 मीटर होनी चाहिए। टीवी सेट को ऐसे स्थान पर ना रखें जहां पर सेट के पीछे से सीधा और तीव्र प्रकाश पड़ता हो। पर्दे पर भी सीधा प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए। अगला, टीवी सेट बंद करते समय ध्वनि नियंत्रण को पूरी तरह बाएं घुमाएं। दीवार में लगे सॉकेट स्विच को बंद कर दे। टीवी सेट को स्विच ऑफ कर दे। अंत में टीवी से जुड़े पावर प्लग को सावधानी से बाहर खींचकर अलग कर दे। प्रसारण के समय बिजली चले जाने की स्थिति में भी उपयुक्त प्रकार से सेट को बंद करें। ये तो हो गया टीवी। कंप्यूटर के बारे में अगर आपको आता है तो देखिए जरा दृश्य श्रव्य सामग्री में कि कंप्यूटर आज के युग में एक आवश्यक उपकरण के रूप में विकसित होने वाला इलेक्ट्रॉनिक साधन है। ये सब आपको पता है, बस हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए और इसको देख लीजिए। यह हार्डवेयर उपागम है। इसमें जो भी कार्य होता है उसके लिए सॉफ्टवेयर उपागम का प्रयोग किया जाता है। यह अनुदेशन का कार्य प्रभावशाली ढंग से करता है। कंप्यूटर शैक्षिक तकनीकी प्रथम के प्रथम अंतर्गत आता है, जिसका प्रयोग व्यक्तिगत अनुदेशन हेतु किया जाता है। इसका उपयोग शिक्षा में अनुदेशन, आंकड़ों के विश्लेषण, नवीनतम सूचनाओं की प्राप्ति, शोध कार्यों में परीक्षा प्रणाली में अधिक किया जाने लगा है, क्योंकि कंप्यूटर को पूर्व व्यवहार के आधार पर अनुकूलन अनुदेशन पर निर्णय लेना होता है। ठीक है, इसी तरह से और भी है। कंप्यूटर में क्या होता है, आधा प्रक्रिया पर्दा, यानी आउटपुट, इनपुट और प्रोसेस। ठीक है, इसमें देखिए ये सब चीज़ दिया हुआ है। कंप्यूटर विभिन्न तरह के होते हैं। कंप्यूटर 5 तरह के होते हैं मैक्सिमम: मुख्य फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मीडी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, याद रखिएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में संप्रेषण के लिए अनेक भाषाओं का प्रयोग करता है। उनमें से है फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, पास्कल, आडा, एल्गोल, ये सब क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला देखिए वीडियो टेक्स्ट। इसके एक और बताते हैं आपको, वीडियो टेक्स्ट या संप्रेषण। वीडियो टेक्स्ट आप लोग दिखाते हैं, ये आप कर लीजिएगा अपने से। एक हम दूसरा चीज़ बताएंगे, यानी इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन लिखना आता है आप लोगों के लिए, 2 के बारे में, तो देख लीजिए, आपको इसको पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप देखिए वीडियो टेक्स्ट, ये भी कर लीजिएगा, लेकिन एक लास्ट है उसके बारे में आपको बताएंगे। इसको सिर्फ हम पॉज करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। इसी तरह से ये भी है। इसी तरह लास्ट हम पढ़ेंगे टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग या टेली कॉन्फ्रेंस में वास्तव में दूर दूर बैठे हुए 2 से अधिक लोगों के मध्य वास्तविक समय अंतक्रिया होती है। दूसरे शब्दों में टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति दूर बैठे अपनी इच्छित विषय वस्तु से संबंधित चर्चा परिचर्चा में भाग ले सकते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होगा सर, मान लीजिए वीडियो कॉल करते हैं कि नहीं, एक आप यहाँ पे है, कोई दूसरे जगह पे है, वीडियो कॉल करते हैं, तो इसी तरह से जो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के लिए 1 से अधिक टेलीफोनों की लाइनों की ज़रूरत पड़ती है, अथवा पारस्परिक संबंधित। तो इसमें जो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है इसमें बात करने के लिए होता है, इसके अलग अलग जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, एक्चुअली हम लोग जब किसी को कॉल करते हैं, मर्ज कॉल जिसको बोलते हैं, एक साथ कॉल करना। ठीक है, तो टेलीकॉन्फ्रेंस 3 प्रकार से आयोजित की जाती है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा, वीडियो के कॉल के द्वारा। एक ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा जो कि ऑडियो को टेलीफोन के द्वारा, और एक कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग होगा जो कंप्यूटर में। तो ये आपका टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के बारे में बताना था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो है वो है कि उपागम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कभी कभी, कठोर उपागम, मृदु उपागम, ये सब। शिक्षण में अभियंत्रण की मशीनों का प्रयोग। तो चलिए कठोर उपागम, कोमल उपागम और उसका जो है कुछ यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे, और बाकी आपको PDF हम डाल देंगे। तो PDF आपको 4 बजे शाम के बाद आपको 5 बजे के आसपास हम डाल देंगे। ठीक है, इसमें कुछ ऐड करना है उसके बाद। तो देखिए कठोर उपागम और ये जो कोमल उपागम है ये सभी आपको अभी नहीं पढ़ाएंगे, ये सब उसका जो है हम PDF डाल देंगे या फिर अलग से इसका वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही। बाकी कुछ अगर 1-2 क्वेश्चन छूटा हुआ होगा तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा अलग से।